नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। हरियाणा के पंचकुला में विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पद के चेहरे का फैसला हो गया है। नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सीएम पद के फैसले के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हरियाणा मीटिंग में पहुंचे। इस मीटिंग में हरियाणा के सभी 48 विधायक भी शामिल थे। नायब सिंह सैनी कल यानी 17 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गौरतलब है कि हरियाणा में 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए गए थे, जिसमें बीजेपी को 90 में से 48 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को 37 सीटें मिली थी। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल करते हुए हैट्रिक लगा दी है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है, क्योंकि हरियाणा में कभी भी कोई पार्टी लगातार 3 बार चुनाव नहीं जीती है। इतना ही नहीं, हरियाणा के इतिहास में बीजेपी का ये अब तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस भी है। बीजेपी ने इस बार 2014 और 19 से भी बड़ी जीत हासिल करते हुए 48 सीटें जीती हैं। 2014 में बीजेपी को 47 सीटें और 2019 में 40 सीटें मिली थी। वहीं इस बार 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते हैं। तीनों निर्दलीय उम्मीदवारों ने बीजेपी को समर्थन दे दिया है। अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ, जहां आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित राज्य जम्मू और कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने समारोह में शिरकत की। इनके अलावा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह, सीपीआई नेता डी राजा समेत कई नेताओं ने भाग लिया। हालांकि उमर अब्दुल्ला के लिए इस बार राह आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर का संवैधानिक ढांचा बदल चुका है। उमर अब्दुल्ला पहले भी जनवरी 2009 से जनवरी 2014 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तब जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य हुआ करता था, अब ये केंद्र शासित प्रदेश है। तब जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का था, अब बाकी राज्यों की तरह 5 साल का ही होगा। तब राज्यों से जुड़े फैसले लेने की सारी शक्तियां विधानसभा और मुख्यमंत्री के पास होती थी। अब काफी हद तक कंट्रोल उपराज्यपाल के हाथ में होगा। अब माना जा रहा है कि जिस तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल के बीच में तनातनी होती रहती है, उसी तरह की तनातनी जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल सकती है। तभी तो कुछ दिन पहले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर हाफ स्टेट में सरकार चलाने में दिक्कत आए तो उमर अब्दुल्ला उनसे सलाह ले सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है। 2019 में संसद में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया था, जिसमें राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति के पास होगा। इसके लिए राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश में एक प्रशासक की नियुक्ति करेंगे। अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल होते हैं, जबकि दमन दीव और दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और लद्दाख में प्रशासक होते हैं। 2019 का कानून कहता है कि पुलिस और कानून की व्यवस्था को छोड़कर जम्मू कश्मीर विधानसभा बाकी सभी मामलों पर कानून बना सकती है, लेकिन उसके लिए उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी होगी। इतना ही नहीं, उपराज्यपाल का नौकरशाही और एंटी करप्शन ब्यूरो पर भी नियंत्रण होगा। इसका मतलब हुआ कि सरकारी अफसरों का ट्रांसफर और पोस्टिंग उपराज्यपाल की मंजूरी से होगा। वहीं राजस्थान में भी उपचुनाव और महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। गौरतलब है कि राजस्थान में 7 सीटों पर और झारखंड में 81 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। साथ ही महाराष्ट्र में 288 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिनके परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। राजस्थान और महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे। ये यात्रा पिछले 9 सालों में भारत के किसी विदेश मंत्री की पहली यात्रा है। जयशंकर ने एससीओ परिषद की 23वीं बैठक को संबोधित करते हुए कड़े शब्दों में कहा कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते हैं। जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बिना कहा कि सभी देशों को एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने की जरूरत है। अपने संबोधन में उन्होंने वैश्विक चुनौतियों का जिक्र भी किया, जैसे कि कोविड महामारी के प्रभाव और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न समस्याएं। उन्होंने कहा कि हम चुनौतियों का कैसे जवाब दें, इसके उत्तर हमारे संगठन के चार्टर में निहित हैं। जयशंकर ने एससीओ के लक्ष्यों को साझा करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य आपसी विश्वास, मित्रता और सहयोग को मजबूत करना है। उन्होंने 3 मुख्य चुनौतियों का जिक्र भी किया, जिसमें आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद, जिनसे निपटना आवश्यक है। इससे पहले पीएम शहबाज शरीफ ने मंगलवार रात को एससीओ नेताओं के लिए डिनर रखा था, जहां पीएम शहबाज और जयशंकर की मुलाकात भी हुई थी। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल
जर्मनी के म्यूनिक में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स रोड शो में भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जर्मनी के निवेशकों को राजस्थान में उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक, पर्यटन और अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश के अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की घोषणा के 2 महीने के भीतर ही 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के MOU हस्ताक्षर हो चुके हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस मौके पर कहा कि राजस्थान नवाचार और तकनीकी प्रगति के लिए तत्पर है। वे जर्मनी के साथ तकनीकी और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के लिए उत्सुक हैं। उद्योग विभाग के आयुक्त रोहित गुप्ता ने बताया कि दक्षिण कोरिया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और सिंगापुर के निवेशक भी प्रदेश में कारोबार करने के लिए इच्छुक हैं। उन्होंने नीमराणा में जापानी निवेश क्षेत्र की सफलता को एक महत्वपूर्ण उदाहरण बताया, जिससे यह साफ होता है कि राजस्थान निवेश के लिए एक आदर्श स्थान है। आज की खबर में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।